ठीक है, हमको अब देखना है भैया चैप्टर नंबर 18। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज को समझना। चैप्टर नंबर 18 का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एक एक शब्द पे हम ध्यान देंगे। सबसे पहले समझना, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एकाकी व्यापार। समझ में आया? ठीक है। अगर कोई एक व्यक्ति जो अपना बिजनेस कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इस सोल प्रोप्राइटरशिप के हमको क्या बनाने हैं भैया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। क्लियर हुए? ये हम कब बनाएंगे? हर एक साल के अंत में बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर मैंने बोला मान लो 31 मार्च को मेरा साल खत्म हो रहा, तो हर एक साल में मुझको क्या बनाना पड़ेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप मुझसे पूछोगे कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाना पड़ेगा, तो भैया मैं ये जानना चाहूंगा कि हमने कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, मेरे पास असेट्स क्या है, लिएबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। क्लियर हो गई बात? अच्छा, मैंने इस चैप्टर को करने से पहले याद रखना, इस चैप्टर में मजबूती तब आएगी जब मेरा ट्रायल बैलेंस स्ट्रांग होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के ही बेसिस पर क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब मैं बात करता हूँ किसकी? फाइनल अकाउंट की, तो हम उसमें क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। याद रखना, क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बस ये तीनों बनाने मुझको सीखना है। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। समझ में आया? चैप्टर के स्टार्टिंग से ही मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, याद रखना कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ नॉमिनल अकाउंट को ही दिखाते हैं। याद रखना। ठीक है। और जो बैलेंस शीट है यहाँ पर हम शो करते हैं असेट्स एंड लायबिलिटी को। ठीक है जी? ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिस चैप्टर वुड अनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड क्या क्या चीजें। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता चल जाएगी सबसे पहले। उसके बाद ऑब्जेक्टिव और नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। ठीक है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। फिर हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में कि भैया ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या अंतर है, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में क्या अंतर है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में क्या अंतर है। लास्ट में हम ग्रुपिंग देखेंगे और अरेंजमेंट देखेंगे किसका? असेट्स एंड लायबिलिटीज का, और क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज को हम देखते हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ, नोट्स आप खुद बनाओगे। तो हम बात करें भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अगर आप इसकी मीनिंग की बात करो तो लिखा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। दो वर्ड याद रखना, एक क्या है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन। दो वर्ड याद रखो। ठीक है, एक आप बोलोगे कौन सा भैया? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एक फाइनेंशियल पोजीशन, एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मतलब ये पता चलेगा कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरी भैया परफॉर्मेंस क्या आ रही है। कैसे पता चलेगा कि मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, कितना मैं लॉस सफर कर रहा हूँ? तभी तो मुझे मेरी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। अभी हमने ट्रायल बैलेंस खत्म करा, जब मैं आपका टेस्ट लूंगा तभी तो मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। सेम उसी तरीके से मुझको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी कि हमारा बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस हुआ है। क्लियर हो गया? वर्ड याद रहेगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस याद रहेगा। दूसरा वर्ड है फाइनेंशियल पोजीशन। जब मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कहूंगा कि हमारे बिजनेस के कितने असेट्स है, कितने लायबिलिटीज है। जब मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ हमारे बिजनेस की कितनी संपत्तियां हैं, असेट्स कितना है और लायबिलिटी कितना है। समझ में आई बात या नहीं आ रही? आ गई। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनल अकाउंट्स आर द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कब बनाओगे तुम इसको? कभी भी बना लोगे? नहीं भैया नहीं, कब बनाएंगे? एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में बनाओगे। समझ में आई बात या नहीं आ रही? अकाउंटिंग पीरियड मतलब जो अप्रैल से मार्च में चलता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अप्रैल से मार्च में मेरे पास एक अकाउंटिंग पीरियड चलता है, उसके हम लोग एंड में बनाते हैं। क्या कब बनाते हैं? एंड में बनाते हैं। तो इसको देखना ध्यान से, ये क्या है? स्टेटमेंट है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल लो, चाहे आप इसको फाइनल अकाउंट्स के नाम से आप जानते तो घबराने की बात नहीं, दोनों एक ही चीज बता रहे हैं। क्या है ये? स्टेटमेंट की फॉर्म पर ये बनते हैं। ठीक है, प्रिपेयर कब करेंगे? एंड में करेंगे, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम इसको करते हैं। ठीक है। तुम मुझसे पूछोगे कि भैया क्यों बना रहे हैं हम इसको? पूछो सर हम क्यों बना रहे हैं इसको? हम इसको इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानना, परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस कैसे पता चलती है कि भैया हमने प्रॉफिट कितना कमाया या फिर हमने लॉस कितना हुआ है हमको। समझ में आ रहा? परफॉर्मेंस वर्ड समझ में आ रहा? परफॉर्मेंस ऐसे पता चलेगा कि भैया हमने प्रॉफिट कितना कमाया या हमारे बिजनेस में लॉस कितना हुआ है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड।
एक साल में, समझ में आया? ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड में बार बार बोल रहा हूँ, अप्रैल टू मार्च, समझ में आ गया? ठीक है। और कैलेंडर ईयर जनवरी टू फरवरी मार्च दिसंबर चलता है। ठीक है। और दूसरा देखो, दो शब्द याद रखना, एक मैंने कौन सा बताया आपको, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताया, एक बताया पोजीशन। ठीक है, हम दो चीजें जानना चाहते हैं कि भैया हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, कैसे पता चलता है कि हमारे Profit and बिजनेस ने प्रॉफिट कितना कमाया या फिर लॉस कितना हुआ। अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल पोजीशन की, कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ऑफ द बिजनेस एज ऑन द डेट, मतलब किसी एक डेट की बारे में बात हो रही है। देखो यहाँ पे एज ऑन द डेट मतलब कि 31 मार्च सपोज करते हैं 2025 में मेरे बिजनेस की स्थिति क्या है, असेट्स कितना है मेरे बिजनेस का, लायबिलिटी कितना है, उसके बारे में बात होगी। ठीक है। क्लियर होगी बात? तो अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट, इसमें क्या क्या चीजें हम बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है। क्लियर हो गया? पक्का? तो याद रखना, मैंने बताया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में हमको क्या पता चलेगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बैलेंस शीट में क्या पता चलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन। अपने दिमाग में इतनी चीजों को बैठा लो 2-3 बार बोल के, कि जब हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे, हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। जब मैं बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलेगा। क्लियर? ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक और चीज जो मैंने बताया था, याद करते हुए थोड़ा बहुत चलते रहना, कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में हम कौन से अकाउंट दिखाने वाले हैं, नॉमिनल अकाउंट दिखाएंगे, बस याद रखना। ठीक है। बैलेंस शीट में क्या आता है, असेट्स एंड लायबिलिटीज आता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? परफॉर्मेंस, पोजीशन, ये सब वर्ड समझ में आ रहे हैं? मैं एक एक लाइन आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ताकि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए बाद में। आगे लिखा हुआ भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। आपने इससे पहले ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा, उसी के ही बेसिस पर हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के ही बेसिस पर हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ये एक एंड प्रोडक्ट होता है अकाउंटिंग प्रोसेस की। जब मैं बात करूंगा तो एंड प्रोडक्ट है ये उसका। किसके बेसिस पर बनेगा भैया, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर बनेगा। इसलिए मैंने आपको पहले अभी ट्रायल बैलेंस करवाया। ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आ रही? इसलिए हम सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आए, इसलिए हमने कहा कि भैया पहले हम ट्रायल बैलेंस को अच्छे से कर ले, क्योंकि जितना मेरा ट्रायल बैलेंस स्ट्रांग रहेगा उतना मुझको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दे आर प्रिपेयर टू एसर्टेन, क्यों बना रहे हैं, प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय द एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, इट इज नोन एज अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी मैंने आपके साथ चर्चा करी, मेरे साथ बोलना, अभी मैंने चर्चा करी किस चीज की, मैंने बोला कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हम क्यों बना रहे हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस जानने के लिए। आप कैसे जानोगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने का क्या मतलब है? आप मुझको कहोगे कि भाई तू पूरे साल भर पढ़ा रहा, मुझको ये तो बता दे कि तूने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना तेरा नुकसान हुआ। समझ में आई बात या नहीं आ रही? अब कोई ऐसा कोई सोल प्रोप्राइटर, कोई दुकानदार मान लो कोई तुम्हारा जानने वाला होगा, तुम उनसे पूछोगे भैया आपकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है, कैसे पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ, तभी तो पता चलेगा। तो उसके लिए मुझको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया? एक चीज याद रखना, जितनी चीजें आप आज सीख रहे हो आपको आने वाले लेक्चर्स में क्या करनी है, उनको इस्तेमाल करनी है क्लास में। बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक है। समझ में आया? ये 2 चैप्टर मिलके एक चैप्टर है। इसके बाद अब ये विदाउट एडजस्टमेंट है, इसके बाद एक दूसरा आएगा विद एडजस्टमेंट। तो थ्योरी अपनी स्ट्रांग रखनी है, जितनी ज्यादा थ्योरी स्ट्रांग रहेगी प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि भैया प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकट के लिए हम लोग क्या करते हैं? आप मुझको बोलोगे भैया हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो असेट्स ओड एंड लायबिलिटीज ओड एज ऑन द डेट, इसको हम फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। इट इज नोन फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो देख लो भैया कि मैंने कहा कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ, मुझको कैसे पता चलेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से। और मेरे पास कितनी संपत्ति है, मेरे सर में कितनी लायबिलिटीज है किसी एक पर्टिकुलर डेट को, मतलब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो मुझको कहाँ से पता चलेगा, बैलेंस शीट से। उसको थोड़ा दिमाग में ऑब्जर्व करते हुए चलते रहो। ठीक है। समझ में आ रहा कि जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो मुझको अगर ये जानना है कि मेरी परफॉर्मेंस क्या है, तो भैया मैं किस में फोकस करूंगा, असेट्स एंड लायबिलिटीज, उसमें प्रॉफिट में, कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ये कैसे पता चलेगा, जब मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा। क्लियर? दूसरा, अगर भैया फाइनेंशियल पोजीशन की बारी आ रही, किसकी, पोजीशन की, तो इसका मतलब है कि भैया मेरे पास संपत्ति कितनी है, असेट्स की कितना है, या मेरे सर में लायबिलिटीज कितनी है। इतनी बात समझ में आ गई? या गई? ये कैसे पता चलेगा भैया, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ। इसके नोट्स बनाना, बहुत बढ़िया नोट्स। ठीक है। पक्का? अब मेरे हिसाब से इस पेज में जो कुछ था तुम्हें सब कुछ निचोड़ मैंने दे दिया। इससे ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते, जरूरत भी नहीं है। अगले पेज पर आ जाओ।
तो ऑब्जेक्टिव्स और नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीन शब्द एक, ऑब्जेक्टिव्स, नीड। नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहला लिखा हुआ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको एक और नाम से आप जानते हैं इनकम स्टेटमेंट। नई चीज तुमने अभी यहाँ पर सीख ली कि एक हम खाता बनाएंगे जिसका नाम होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पर मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे कौन से अकाउंट आने वाले हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, नॉमिनल अकाउंट। कौन से अकाउंट आएंगे, नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट। तुमने कहा कि जब तुम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तुम्हें क्या पता चलेगा, अपना फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पता चलेगा। एक और नाम है इसका क्या, इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी आप इसको जानते हो। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का एक और नाम क्या है, इनकम स्टेटमेंट। क्लियर हो रहा, एक और नाम क्या है भाई, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। 1 मिनट का समय लो, इस नाम को दिमाग में बैठाओ कि भैया ये जब मुझे परफॉर्मेंस की बात बता रहा, किसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी, जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। अभी इसने मुझे ये बता दिया कि हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को एक और नाम से जानते हैं, इनकम स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। समझ में आया? तो कल के दिन अगर मैंने इनकम स्टेटमेंट कहा तो तुम समझ जाओगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही। सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। सबसे पहले हम कहाँ पर पहुंचेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस में। समझ में आया? सबसे पहले हम कहाँ पहुंचेंगे, या तो मुझको ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस होगा। अब तुम मुझसे पूछोगे भाई ये क्या है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस लॉस है क्या, तो हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। देखो इसमें यहाँ पे ध्यान देना, इसमें हम 2 खाते बनाते हैं। एक हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे देखो इधर, एक हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, एक हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया? ये एक खाता नहीं है, ठीक है, ये 2 खाते हैं। एक हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, एक हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया? जब हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट तब हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है। जब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तब हमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट अर्न और ग्रॉस लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। पहली बात मुझको समझ में आई कि जब हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो मुझको है तो ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा कि मैंने कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करा है या फिर कितना मेरा ग्रॉस लॉस हुआ है। समझ में आई बात? कैसे पता चलेगा भैया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पर। ठीक है, ठीक है। तो खुद के दिमाग में जरा बात थोड़ी सी बैठाओ कि ये बोल रहा है कि भैया एक खाता नहीं है 2 खाते हैं, ट्रेडिंग अलग बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनाएंगे। फिर ये कह रहा है कि जब हम ट्रेडिंग बनाएंगे, तो जब हम ट्रेडिंग को प्रिपेयर करते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलेगा या ग्रॉस लॉस का पता चलेगा। क्लियर? ठीक है। दूसरा पॉइंट, डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस इनकर्ड। तो दूसरी चीज तुमने यहाँ पर क्या सीखी कि जब हम बनाते हैं भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमको या तो नेट प्रॉफिट अर्न के बारे में पता चलेगा या नेट लॉस इनकर्ड के बारे में पता चलेगा। ठीक है। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मान लो ऐसा होता है, जनरली साल भर का होता है। ठीक है। अब थोड़ी देर जरा विराम 30 सेकंड का एक जरा बोलो, अपने आप से बात करो कि कितने खाते के बारे में बात कर रहा मैं अभी, 2, कौन कौन से, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग जब बनाओगे तो क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, और या फिर ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाओगे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, जितनी ज्यादा थ्योरी तुम्हारी स्ट्रांग रहेगी क्वेश्चन करने में उतना ही मजा आएगा। ठीक है। थर्ड, हम लोग इसको कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट के साथ। प्रीवियस का मतलब क्या हो गया, पुराना, पिछले साल है ना। तो प्रीवियस ईयर्स मतलब होता है पिछले साल के प्रॉफिट्स के साथ हम तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। लिखा हो ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड कैन बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को पिछले सालों के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आया? इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वेदर द बिजनेस इज प्रोग्रेसिंग एज प्लान्ड और नॉट। जब मैं अपने पिछले सालों से कंपेयर करके देखता हूँ कि मैंने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस कमाया, और इस साल को देखता हूँ, तब मुझे पता चल जाएगा कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है या स्टैग्नेंट, मतलब वैसा ही है या मुझको नुकसान हो रहा है। ये सब मुझे कब पता चलेगा, जब मैं कंपैरिजन करूंगा। ठीक है। समझ में आया? जब मैं पिछले सालों का प्रॉफिट के साथ क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, तब जाके मुझको पता चलेगा। क्लियर? ठीक है। आगे, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम। ध्यान से मेरी बात को समझना। एक्सपेंसेस कौन सा होता है अकाउंट, तुम बोलोगे भाई नॉमिनल अकाउंट होता है। इनकम कौन सा होता है, ये भी नॉमिनल होता है। समझ में आई बात या नहीं आ रही? मैंने तुम्हें बार बार ये चीज बता रहा हूँ, मैंने कहा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से
अकाउंट आते हैं नॉमिनल। नॉमिनली आएंगे, असेट्स लायबिलिटी मत लिख देना है गलती से भी, ठीक है। ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बोला हुआ कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिटेल्स द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस दो तरीके के होते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। फिलहाल आप ये समझो कि जो ट्रेडिंग एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस लिखते हैं और रेवेन्यू भी लिखते हैं। रेवेन्यू मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू समझ में आता है क्या होता है क्या होता है रेवेन्यू? रेवेन्यू जैसे मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, तो जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं उनसे फीस चार्ज करता हूँ, तो फीस मेरे लिए क्या हो जाएगी, रेवेन्यू हो जाएगी। क्लियर हुई, ठीक है। आ गई। और अदर इनकम ऑफ द एंटरप्राइज। अब थोड़ा सा जरा दिमाग में पिक्चर को बैठाओ कि ये हमको समझा रहा है कि भैया हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करते हैं, खर्चे भी दिखाते हैं, एक्सपेंसेस भी और रेवेन्यू भी दिखाते हैं, और मुझे कुछ इनकम हो जाएगी तो मैं वो भी दिखाऊंगा। समझ में आया? इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग हाउ एक्सपेंसेस कैन बी कंट्रोल्ड एंड सोर्सेज ऑफ इनकम कैन बी इंक्रीज। हम दो काम करते हैं, अगर मुझको भैया अपना मुनाफा बढ़ाना है, अगर मुझको अपना मुनाफा बढ़ाना है तो मैं दो ही काम करूंगा, या तो अपने एक्सपेंसेस को कम कर दूंगा, ऐसे खर्चों को कम कर दूंगा जो अननेसेसरी है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को क्या कर दूंगा भाई मैं कम कर दूंगा, और दूसरा अपने इनकम के सोर्स बढ़ाने की सोचूंगा। ठीक है। क्लियर हुई बात? तभी तो हम प्रॉफिट कमाएंगे। क्या कर सकते हैं हम प्रॉफिट कमाने के लिए? या तो एक्सपेंस कम कर दूंगा या अपने इनकम बढ़ाऊंगा। रट तो नहीं रहे हो? नहीं। समझ में आ रहा है? सिंपल सिंपल, या तो तुम खर्चे कम कर दो, या तो तुम क्या कर दो, खर्चे कम कर दो, या अपनी इनकम के सोर्स बढ़ा दो। आगे हम बात करते हैं रिजर्व्स की। रिजर्व्स क्या होता है? रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ सेट aside of profit to meet the future uncertainty and to strengthen financial position of the firm. The amount set aside as reserve depends on the net profit earned. रिजर्व में समझना, तो बोलते हैं कि सपोज करते हैं मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा कि यार मैं क्या करूँगा कि जो भी मैं पैसा कमाऊंगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि मैं जो भी पैसा कमाऊंगा उसका 10% उठा के मैं पोस्ट ऑफिस में जमा कर दूंगा, सपोज करो। ठीक है। मैंने कहा जितनी मेरी फीस आएगी उसमें से मैं 10% क्या कर दूंगा, जमा कर दूंगा। जो मेरी जो फीस है वो क्या है, क्या वर्ड बताया मैंने उसके लिए? फीस। जो मैं बच्चों को पढ़ा के जो मुझे फीस मिल रही उसको बोला रेवेन्यू। जो मैं पोस्ट ऑफिस में जमा करने की बात कर रहा हूँ वो क्या है? अभी यहाँ पे देखो बुक में क्या है वो, इनकम। रिजर्व्स। नहीं आया समझ में है? नहीं। देखो देखो रिजर्व्स में क्या लिखा हुआ, रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। मैंने कहा कि मान लो जो मेरी फीस आती है, मैं इस फीस का कुछ पार्ट पोस्ट ऑफिस में जमा कर देता हूँ। तुम बोल रहे भाई क्यों जमा करता है तू? तो मैंने कहा मैं अपनी सेविंग करना चाहता हूँ कि ताकि मेरे फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, कुछ अगर बुरा समय आ जाए मेरे साथ या कुछ मुझे को जरूरत पड़ गई तो मेरे वो पैसे काम आए। समझ में आया? तो देखो रिजर्व्स किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट में डिपेंड करता है। अगर मेरे पे प्रॉफिट ही नहीं आया, पैसा ही नहीं आया, तो क्या मैं रिजर्व क्रिएट कर सकता हूँ? नहीं। आंसर है नहीं। आया समझ में? तो रिजर्व कहाँ से क्रिएट होता है? प्रॉफिट से क्रिएट होता है। समझ में? ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ बात बताता हूँ, तुम सोच रहे हो, तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा रिजर्व भी पड़ेगा। ये बात ठीक है? आधी बात समझ में या नहीं आ रही? तो रिजर्व मैं तुमको बोलता हूँ क्यों बना रहे भाई, रिजर्व समझ रहे हो ना तुम बोल रहे भैया फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, मतलब उतार चढ़ाव जब आएगा तो भैया उस टाइम मेरे पास कुछ फंड तो होना चाहिए, और जितना अच्छा मेरा रिजर्व होगा वो मेरी स्ट्रेंथन करेगा फाइनेंशियल पोजीशन को, उतनी मेरी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, अच्छी होगी। क्लियर? द अमाउंट सेट aside as reserve depends on the net profit earn। ये वाली बात भी समझ में आई? मेरे पास जितना नेट प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा, रिजर्व भी मेरा उतना ज्यादा बढ़ेगा। अगर मैं पैसे कम कमाऊंगा तो भैया रिजर्व मेरा कम हो जाएगा, या क्या पता ना भी हो। क्लियर? अगला एनालिसिस थ्रू रेशियोज, ये आप 12th में करते हो, ठीक है? ये जो आप अभी तो सिर्फ ऐसी आ रहा है, 12th में हम पूरा पढ़ेंगे इसको अलग से। ठीक है। तो देखो फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस रेशियोज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग क्या करते हैं, रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसके नाम से ही पता चल रहा है। देखो रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो को मैं परसेंटेज की फॉर्म में दिखा सकता हूँ ना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब ये रहता है कि भाई कितने पैसे कमाए हमने, या नेट प्रॉफिट ही हो जाएगा कि कितना नेट प्रॉफिट कमाया भाई तुमने। ऐसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इनको हम पूरा डिटेल में कब पढ़ेंगे, 12th में। बस अभी आप ये सीख लो कि ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और ये रहते हैं, इनके बेसिस पर हम लोग रेशियोज में निकाल सकते हैं ताकि के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए। क्लियर हुई भाई बात? कोई दिक्कत? ये मैंने क्या बात करी सारी की सारी,
ट्रेडिंग एंड इसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। क्या इनकम स्टेटमेंट क्या बताता है मुझको मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस? ठीक है, अब आ जाओ अगला, बैलेंस शीट पर मैं बात करता हूँ। बैलेंस शीट का नाम देखो क्या है? पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट का नाम क्या है? पोजीशन स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा जरा ब्रेक लो और इनको दिमाग में सेट करो कि क्या है बैलेंस शीट का नाम, क्या आ रहा है? स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट आ रहा है। ठीक है, अब मैंने तुमको बताया कि भैया बैलेंस शीट में हम क्या क्या दिखाते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी। असेट्स और लायबिलिटीज, असेट्स और लायबिलिटीज, इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट के हम नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा? एसर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। पहला ही क्या आ जाएगा? एसर्टेन करना चाहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी। तो बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डे, डेट याद रखो। ठीक है। बैलेंस शीट हमको क्या बता रही? Financial फाइनेंशियल पोजीशन बता रही। इन शब्दों को मुझे ना इस्तेमाल करना स्टार्ट करना है। कोई तुमसे पूछे भैया बैलेंस शीट क्या बताती है, तो वो बोलेगी भैया फाइनेंशियल पोजीशन बताती है किसी बिजनेस की, ऑन अ पर्टिकुलर डेट में बताती है। ठीक है। समझ में आ रहा? जैसे आज की डेट में मैंने कहा कि भैया आपके पास असेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, तो मैं आपकी क्या जानना चाह रहा हूँ? फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाह रहा हूँ। तो तुम मुझको बोलोगे भाई मेरी बैलेंस शीट देख लो। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? आ गई। तो किसी बिजनेस की जो बैलेंस शीट हो क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन किसकी particular बताएगी? date. बिजनेस की ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो जनरली 31 मार्च में आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा? अब इस फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब है कि मेरे बिजनेस में असेट्स कितने हैं। हाँ। असेट्स मतलब होता है कि भैया मैं, मेरे पास क्या है, अपना क्या है मेरे पास, और दूसरा लायबिलिटीज कितनी है। क्लियर हुआ? दिमाग में बैठाओ असेट्स और लायबिलिटीज कि भैया फाइनेंशियल पोजीशन मुझको क्या पता चलता है? बिजनेस क्या फाइनेंशियल पोजीशन में बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन और लायबिलिटीज। समझ में आई बात? ऑन अ पर्टिकुलर डेट कि भैया आज के बारे में मैं बात करता हूँ कि मेरे पास मेरी संपत्ति क्या है, लायबिलिटीज क्या है। क्लियर हो गई पहला पॉइंट? ठीक है, दूसरे पॉइंट में आ जाता हूँ। सॉल्वेंसी पोजीशन का क्या मतलब होता है? डिटरमाइनिंग सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि अगर मैं किसी से पैसा उधार लेता हूं तो क्या मैं उसे वापस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। नहीं आई बात समझ में? आ गई। आ रही है? अगर सपोज करते हैं कि तुमने मुझे कहा कि भैया मुझको कुछ पैसा उधार दे दो, तो मैं तुमसे पूछूंगा भैया तुम्हारी सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, मतलब मैं तुमसे ये पूछूंगा वापस कहां से दोगे। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? सॉल्वेंसी समझ में आ रहा? तो डिटरमाइनिंग सॉल्वेंसी पोजीशन में क्या बोल रहे हैं? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस दैट इज एबिलिटी टू मेट इट्स द शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब क्या है कि भैया मैं अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे केस में क्या हो सकता है कि मुझे अपनी फ़ोन का बिल भरना पड़ता है, या मुझे वाईफाई का बिल भरना पड़ेगा, या मैं गाड़ियाँ इस्तेमाल करता हूँ मुझे उसमें पेट्रोल वगैरह डालना पड़ेगा, या मुझे अपनी कॉलेज की फीस भरनी पड़ेगी। तो ये सब मेरे पास क्या है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है। तो अगर मेरी सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी रही, सही रही, तो मैं इसको आराम से पे कर दूंगा। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस का मतलब क्या? एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। क्लियर हुआ? तुम मुझसे एक सवाल ये भी पूछ सकते हो कि भाई जैसे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होता है क्या वैसे लॉन्ग टर्म भी होता है? मैंने कहा बिल्कुल। नहीं आया है समझ में? मेरे पास एक कार है, मैंने उसका 7 साल का मान लो लोन लिया हुआ, या मेरे पे 6-7 साल का उसका लोन है, तो लॉन्ग टर्म। तो मुझे भैया वो लॉन्ग टर्म हो गया ना, तो मुझे उसको लंबे समय तक उसको पे करना पड़ेगा। जैसे हम घर बनाते तो हम होम लोन ले लेते हैं, सुना हुआ है ना, तो वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में आ जाएगा। तो ऐसी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी हो सकती है। तो डिटरमाइनिंग सॉल्वेंसी पोजीशन, तो ये हमको कैसे पता चलेगा? हम करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो जब हम निकालेंगे तो हमें शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में पता चलता है। ये भी हम कब करेंगे? 12th में सीखेंगे। ये भी हम कब करेंगे? 12वीं में सीखेंगे अलग से, जब हम करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालना सीखेंगे। ठीक है, आगे उसके बाद हम बात करते हैं लाइकवाइज जब मैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करता हूं तो वो भी पता चल जाएगा जब हम ये सब रेशियो कब सीखेंगे? डेट टू इक्विटी, प्रोप्राइटरी, ये सब रेशियो हम लोग किसके बेसिस पर सीखते हैं? बैलेंस शीट के बेसिस पर सीखते हैं। बस आप ये समझ लो, अभी नहीं सीखना है ये आपको सीखना है भैया 12th में। जितने भी रेशियो हैं ये सब के सब हम कब सीखते हैं? 12th में सीखते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ गई। पक्का? आगे हम बढ़ते हैं। थर्ड आता है भैया कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर भी कंपैरिजन करने के बारे में बोल रहे हैं। द अमाउंट्स अंडर वेरियस हेड्स ऑफ द बैलेंस शीट कैन बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर टू असेस द चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ कि मान लेते मेरा एक दोस्त है राम, मैं उसके घर गया तो मुझको लगा कि उसका घर 1 मंजिला का घर है।
मैं नेक्स्ट ईयर गया तो उसने डुप्लेक्स बना लिया, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई ना, असेट्स उसके बढ़ गए ना। आधी बात समझ में ये या नहीं आ रही? लेकिन वो मुझको क्या कहता है कि भाई पिछले साल तक मेरे सर में कोई लायबिलिटी नहीं थी। ध्यान से मेरी बात को समझना। तुम और मैं मान लो बैठ के बात करते हैं, मैं तुम्हारे पास आया, मैंने कहा पिछली बार तो तुम्हारा जो घर था वो 1 मंजिला था, अब 2 मंजिला हो गया। तुमने कहा कि भाई मेरा असेट्स तो बढ़ा लेकिन मेरे समय लायबिलिटी भी बढ़ गई। मैंने कैसे? तुमने कहा मैंने बैंक से लोन लिया। नहीं आया समझ? पक्का? तुमने कहा मेरी संपत्ति तो बढ़ी लेकिन मेरी लायबिलिटी भी बढ़ गई। इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गया। कैसे पता चलेगा? जब हम 1 साल की बैलेंस शीट को पिछले साल की बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करेंगे। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक है जी। आगे हम देखते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन होते हैं।